क्या आप इक्विटी फंड्स चूज करते हो 4 या 5 स्टार रेटिंग्स देख करके? आपने ये पॉपुलर एडवाइस तो सुनी ही होगी कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती। हाँ, 5 स्टार रेटेड इक्विटी फंड ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, बट प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट म्यूचुअल फंड रेटिंग्स बैकवर्ड लुकिंग होती हैं। मतलब कि ये बताती हैं कि फंड ने पास्ट में अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया, वो भी रिस्क एडजस्ट करके। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? ये एज्यूम कर लेना कि जो फंड आज 5 स्टार है वो कल भी 5 स्टार ही रहेगा। कभी कभी जो सेक्टर या इन्वेस्टमेंट स्टाइल लास्ट 3 इयर्स में हॉटेस्ट था, जिसकी वजह से फंड को 5 स्टार रेटिंग मिली, वो अब करेक्शन के लिए रेडी हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन पास्ट से ये मिलता है कि जो स्टॉक सेक्टर या फंड पिछले साल टॉप परफॉर्मर था, जरूरी नहीं है कि वो आने वाले सालों में भी बेस्ट परफॉर्मर रहे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या एक अच्छा इक्विटी फंड भी लो रेटिंग्स ले सकता है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि म्यूचुअल फंड रेटिंग्स के अलावा और कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यू नो द ड्रिल राइट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। इक्विटी फंड्स को 5 स्टार रेटिंग्स क्यों मिलती है? ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि रेटिंग एजेंसीज कब किसी फंड को स्टार रेटिंग देती हैं और वो कौन से पैरामीटर्स यूज करती हैं। इक्विटी फंड्स को 5 स्टार रेटिंग्स मेनली मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च से मिलती है। वो फंड का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पैरामीटर्स कंसिडर करके रेटिंग देते हैं। कुछ फैक्टर्स जैसे कि सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, अपनी कैटेगरी के फंड्स के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो कितना कंसंट्रेटेड है या फिर डाइवर्सिफाइड है, फंड मैनेजमेंट टीम कितनी स्टेबल है, एटसेट्रा। ये रेटिंग्स एक स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करती हैं जो कि इक्विटी फंड्स को उनकी कैटेगरी के अंदर रैंक करता है। बैकवर्ड लुकिंग मेट्रिक्स जैसे कि शार्प रेशियो यानी कि रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क और मार्केट साइकिल्स के अक्रॉस कंसिस्टेंसी के बेसिस पे टॉप 10% फंड्स को 5 स्टार रेटिंग मिलती है, जहां फोकस सिर्फ रिटर्न्स पर नहीं बल्कि डाउनसाइड रिस्क को कितना कंट्रोल किया गया है इस पर भी होता है। तो म्यूचुअल फंड्स की 5 स्टार रैंकिंग्स से आप क्या समझते हो? एक इक्विटी फंड ने अपने पीयर्स और बेंचमार्क के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजमेंट जो अपने इन्वेस्टमेंट मैंडेट पर टिके रहे हैं। फंड ने अपने रिटर्न्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली लोअर वोलेटिलिटी दिखाई है। क्या अच्छी इक्विटी फंड्स की रेटिंग्स पुअर हो सकती है? याद रहे, जो परफॉर्मेंस रेटिंग दी जाती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो जैसे कि आप जानते ही हो, फंड की परफॉर्मेंस अलग अलग टाइम पीरियड्स में चेंज होती रहती है और कभी कभी फंड वेरियस रीजंस की वजह से मार्केट से अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि सिर्फ 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड्स के पीछे भागने के बजाय खुद रिसर्च करना जरूरी है। काफी म्यूचुअल फंड रेटिंग सिस्टम्स शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस यानी कि 1 to 3 इयर्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। अगर कोई फंड मैनेजर वैल्यू स्ट्रेटजी फॉलो करता है लेकिन मार्केट अभी ग्रोथ बुल रन में है, तो फंड अंडर परफॉर्म करेगा और उसकी रेटिंग्स गिर सकती हैं, इवन अगर फंड मैनेजर अपना काम सही कर रहा हो। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। L&T इंडिया वैल्यू फंड का नाम बदल करके HSBC वैल्यू फंड कर दिया गया था 25 नवंबर 2022 से HSBC के L&T म्यूचुअल फंड एक्वायर करने के बाद। HSBC वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ को आज मॉर्निंग स्टार से 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। क्वार्टाइल रैंकिंग्स ये बताती हैं कि एक म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के बाकी फंड्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। जो फंड्स टॉप 25% में होते हैं उन्हें टॉप क्वार्टाइल बोला जाता है, अगले 25% को अपर मिडिल क्वार्टाइल, उसके बाद वाले 25% को लोअर मिडिल क्वार्टाइल और सबसे नीचे के 25% को बॉटम क्वार्टाइल कहा जाता है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो, ये फंड कैलेंडर ईयर 2018 में थर्ड क्वार्टर में था, लेकिन HSBC वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2023, 2024 और 2026 तक YTD में यानी कि टॉप क्वार्टाइल यानी कि क्वार्टाइल 1 में आ गया। अब अगर आपने 2018 में इस फंड को सिर्फ पुअर म्यूचुअल फंड रेटिंग्स की वजह से इग्नोर कर दिया होता, तो शायद आप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर मिस कर देते। तो फिर 2018 में ये फंड अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा था? इस फंड का टिल्ट मिड कैप और स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक्स की तरफ ज्यादा था, जो 2018 में अंडर परफॉर्म हुए, जिसकी वजह से ये अपनी कैटेगरी के बॉटम हाफ में चला गया। बट फंड ने 2023 और 2024 में स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई क्योंकि इसने PSU और बैंकिंग रैली का फायदा उठाया। एक और एग्जांपल है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का। इस फंड को 2019 में HDFC इक्विटी फंड कहा जाता था। अब 2019 इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्सट्रीम नैरोनेस का साल था। हेडलाइन इंडाइसेस जैसे कि निफ्टी 50 ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये गेन्स सिर्फ कुछ हैवी वेट स्टॉक्स की वजह से आए थे।
HDFC फ्लेक्सी कैप उस टाइम पर इन एक्सपेंसिव ग्रोथ स्टॉक्स से जनरली दूर रहता था क्योंकि उन्हें ओवर वैल्यूड माना जा रहा था। फंड उन कुछ स्टॉक्स के मोमेंटम का फायदा नहीं उठा पाया जो कि एक्चुअली इंडेक्स को ऊपर ले जा रहे थे, जबकि ब्रॉडर मार्केट जहां फंड का ज्यादा इन्वेस्टमेंट था या तो स्टैग्नेंट रहा या फिर गिर गया। इस वजह से ये कैलेंडर ईयर 2019 में क्वार्टाइल 3 में चला गया। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की फिलॉसफी वैल्यू इन्वेस्टिंग पर बेस्ड है। 2019 में वैल्यू स्टाइल ग्लोबली और इंडिया दोनों में काफी आउट ऑफ फेवर था। फंड का हाई कन्विक्शन कॉर्पोरेट लेंडर्स जैसे कि SBI और ICICI बैंक और काफी PSU स्टॉक्स में था, जबकि कॉर्पोरेट बैंक्स ने बाद में स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई। 2019 एक ट्रांजिशन ईयर था जहां पे ये बैंक्स अपने बैड लोन्स यानी NPS को क्लीन अप कर रहे थे। ये नोट करना बेहद इंपॉर्टेंट है कि फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ने आखिरकार काम किया। जब मार्केट साइकिल लेट 2020 और 2021 में शिफ्ट हुआ तो वही वैल्यू स्टॉक्स और PSUs जिन्होंने 2019 में अंडर परफॉर्मेंस करवाया था तेजी से बढ़ने लगे। काफी इन्वेस्टर्स जो कि 2019 में फंड से एग्जिट कर गए थे वो 2021 और 22 का पीरियड मिस कर गए, जहां HDFC फ्लेक्सी कैप फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप परफॉर्मर्स में से एक बन गया और फर्स्ट क्वार्टाइल में आ गया। इससे ये समझ आता है कि 2019 का अंडर परफॉर्मेंस बैड स्टॉक्स के वजह से नहीं था बल्कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल मिसमैच के वजह से था, क्योंकि फंड वैल्यू पिक्स पर फोकस कर रहा था जब मार्केट ग्रोथ स्टॉक्स ड्रिवन था। आज HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को मॉर्निंग स्टार से 5 स्टार रेटिंग्स मिली हुई हैं। जब हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखते हैं तो फंड ने लास्ट 12 ईयर्स में लगभग 8 ईयर्स अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है। अगर आपने 2018 से 2020 के बीच अंडर परफॉर्मेंस देखकर फंड से एग्जिट कर लिया होता तो शायद आप 2021 से शुरू हुई स्ट्रॉन्ग रिकवरी फेज मिस कर देते। अब चलिए एक मिड कैप फंड को देखते हैं जिसने मोमेंटम पिक्स के पीछे भागने से बचने की कोशिश की और कुछ टाइम के लिए अपनी कैटेगरी से पीछे रह गया, लेकिन बाद में रिकवर करके एक टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड बन गया। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसे पहले निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से जाना जाता था, 2020 में थर्ड क्वार्टाइल में था और अपनी कैटेगरी से अंडर परफॉर्म कर रहा था। पर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2020 का साल फार्मा और IT सेक्टर से आउट परफॉर्मेंस के लिए जाना गया। फंड ने गैप फिलॉसफी फॉलो की और क्वालिटी और वैल्यूएशंस पर फोकस किया, जबकि काफी मिड कैप फंड्स फार्मा और IT स्पेस में मोमेंटम चेस कर रहे थे। फंड उन पीयर्स के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म कर गया जो कि हाई प्राइस्ड और हाई मोमेंटम स्टॉक्स के पीछे भाग रहे थे। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड की स्ट्रैटेजी डोमेस्टिक रिकवरी थीम्स पर फोकस थी, जैसे कि फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स। ये सेक्टर्स लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए थे। बाद में रिकवरी तो हुई, लेकिन मिड 2020 में टेक और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स की तरह शार्प वी शेप्ड ग्रोथ नहीं दिखी। हाई क्वालिटी लेकिन स्लो रिकवरी वाले साइक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना फंड की रिलेटिव रैंकिंग को नीचे ले गया, लेकिन फंड का परफॉर्मेंस 2022 और 2023 में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बाउंस बैक हुआ, क्योंकि इसके डोमेस्टिक रिकवरी पिक्स ने अच्छा काम किया। आप देख सकते हो कि फंड 2022 और 2023 में क्वार्टाइल 1 में आ गया। साथ ही इसका डाइवर्सिफाइड अप्रोच रिलेटिवली वॉलेटाइल मार्केट्स में इससे स्टेबल रखने में मददगार रहा होगा। आज निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। ये इसलिए क्योंकि ये फंड सिर्फ इस बेसिस पर स्टॉक्स नहीं खरीदता कि उनकी प्राइस बढ़ रही है, बल्कि ये स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज और स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स वाली कंपनीज पर फोकस करता है जो अभी भी रीजनेबली प्राइस्ड होती हैं। ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच फंड को बचाता है कि जब कोई स्पेसिफिक सेक्टर कूल डाउन होता है तो एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि ये अपने मोमेंटम हैवी पीयर्स की कंपैरिजन में रिलेटिवली कम वॉलेटाइल हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पर। इस पूरे एनालिसिस के बाद ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि इक्विटी फंड्स की परफॉर्मेंस को सिर्फ उनकी 5 स्टार रेटिंग्स के बेसिस पे जज मत करिए, उनका एक्टिव शेयर भी देखिए, जो कि ये मेजर करता है कि फंड अपने बेंचमार्क से कितना अलग है। हाई एक्टिव शेयर का मतलब है कि फंड मैनेजर एक्चुअली मार्केट को बीट करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ उसे कॉपी नहीं कर रहा है। हर फंड स्ट्रॉन्ग और वीक परफॉर्मेंस के साइकिल से गुजरता है। एक इन्वेस्टर के तौर पर ये जरूरी है कि आप ये इवैल्यूएट करें कि लॉन्ग टर्म में फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को मल्टीपल टाइम पीरियड्स में आउट परफॉर्म किया है या नहीं, चाहे हर बार कंसिस्टेंटली ना भी किया हो। साथ ही आपको फंड का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टाइल, अंडरलाइंग रिस्क्स और ये देखना चाहिए कि क्या ये आपके रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करता है। ये भी याद रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है कि फंड्स स्विच करने का भी एक कॉस्ट होता है। आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लग
सकता है और कोई गारंटी नहीं होती है कि जो नया फंड आप चूज कर रहे हैं वो आगे भी आउट परफॉर्म करेगा। जो फंड आज 5 स्टार रेटेड है वो कल 2 या 3 स्टार भी बन सकता है एंड वाइस वर्सा। वेल, हम सब ने ये चीज जनरली एक्सपीरियंस की ही है कि जब हम किसी क्यू में होते हैं तो हमें लगता है कि दूसरी लाइन ज्यादा फास्ट मूव कर रही है और हम स्विच कर देते हैं। वेल, इस फिनोमिनन को कहते हैं द लेन यू लेफ्ट मूव्स फास्टर दैन द लेन यू आर इन। तो हाँ, फंड सिलेक्ट करते वक्त सिर्फ स्टार रेटिंग्स के बियॉन्ड देखना बहुत जरूरी है। वेल दोस्तों, इस वीडियो में मेंशन किए गए फंड नेम्स एंड कैटेगरीज सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए ही हैं। इसे किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन ना समझें। सो किसी भी फंड या कैटेगरी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन और गोल्स जरूर असेस करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय एंड सी या। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.